नमस्कार विद्यार्थियों, पावर स्टडी की इस एप्लीकेशन में आप सबका स्वागत है। जैसा कि विद्यार्थियों आपको पता है कि अपने लास्ट क्लास में जो है अनुबंध अधिनियम 1872 चल रहा था, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। लास्ट क्लास में जो है अपन अनुबंध अधिनियम 1872 की जो धारा 10 के तहत एक वैध अनुबंध के आवश्यक लक्षणों को देख रहे थे। विद्यार्थियों इसमें जो है अपन ने दो या दो से अधिक पक्षकार को देख लिया था। आपको मैंने बताया था किसी भी वैध अनुबंध के लिए कम से कम दो पक्षकार होने चाहिए, दो या दो से अधिक पक्षकार का होना। और नंबर 2 पे हम बात कर रहे थे विद्यार्थियों ठहराव का होना। और ठहराव क्या होता है विद्यार्थियों, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, प्रस्ताव प्लस स्वीकृति। इसके अलावा जो है ठहराव के बारे में जो है हम धारा 2 में जो 10 परिभाषाएं दी हुई है उनको अपन ने जब पढ़ा था डिटेल में। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर के उसको देख लें। विद्यार्थियों ठहराव का होना की अपन जब बात कर रहे थे उसमें विद्यार्थियों जो मैंने आपको जो है प्रति प्रस्ताव क्रॉस ऑफर के बारे में बता दिया था। और जब अपनी लास्ट क्लास जब रिकॉर्ड हो रही थी उस समय जो है अपने काउंटर ऑफर के बारे में चर्चा कर रहे थे, यानी कि स्थानापन्न प्रस्ताव के बारे में। चलिए विद्यार्थियों वहीं से स्टार्ट करते हैं वापस क्लास को। स्थानापन्न प्रस्ताव पढ़ते हैं, यानी कि बात करते हैं विद्यार्थियों काउंटर ऑफर की। विद्यार्थियों काउंटर ऑफर की चर्चा की जाए और अपना जो पसंदीदा है वो आइकन ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। लो भाई विद्यार्थियों, ये एक सुंदर सा लड़का है और ये एक सुंदर सी कन्या है। इधर कन्या इसलिए है क्योंकि अभी तक इसकी शादी हुई नहीं है और कुंवारी है। विद्यार्थियों मैंने आपको बताया कि ये लड़का जो है इधर इन फ्यूचर होने वाले ससुर जी, यहाँ ये विद्यार्थियों जाकर के प्रस्ताव लेकर के जाता है कि आपकी जो बड़ी बेटी है सीमा है, इससे जो है मैं प्यार करता हूँ, मेरे साथ इसकी क्या करवा दें भाई, शादी करवा दें। अब एक्चुअली में शादी का प्रस्ताव रखता है, लेकिन ये जो पिताजी है इस लड़की के, ये कहते हैं कि ना मैं इस लड़की की शादी तो नहीं करवा सकता क्योंकि ये तो स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रही है और हो सकता है इसका सिलेक्शन हो जाए। तुम हो बेरोजगार, अभी शादी नहीं करो। तो फिर ये मतलब मेरी एक छोटी बेटी है, इसकी शादी है, वो तुम के साथ जो है करवा सकता हूं। तो विद्यार्थियों जो इसने जो प्रस्ताव रखा उस प्रस्ताव की स्वीकृति नहीं है, ये वापस प्रस्ताव है। क्योंकि प्रस्ताव की स्वीकृति प्रस्ताव जो शर्तों से हटकर दी जाती है उसे अपने क्या बोलते हैं, स्थानापन्न प्रस्ताव यानी काउंटर ऑफर कहते हैं। यानी इसने वापस प्रस्ताव रखा है कि भाई तेरे को इससे शादी करनी है तो बोल, बाकी उससे तो नहीं करवाएंगे। आप यदि मान लो कि हम कार खरीदना चाहते हैं, क्या खरीदना चाहते हैं, कार खरीदना चाहते हैं। मेरी एक इच्छा है कि जो है एक कार खरीदूं या कार बेचूं। मेरे पास ये एक फॉर्च्यूनर कार है, ये जो है फॉर्च्यूनर की कार है और जो है मैं इस कार को बेचना चाहता हूँ। कार को क्या करना चाहता हूँ, बेचना चाहता हूँ। मैं इस कार को बेचने का प्रस्ताव करता हूँ। कितने का, मैं इस कार को बेचने का प्रस्ताव करता हूँ 50,000 रुपये में। कार क्या करना चाहता हूँ, बेचना चाहता हूँ। बेचने का मैंने प्रस्ताव रखा 50,000 में कि मैं ये कार बेच रहा हूँ। इधर से सामने वाला जो ऑफलाइन क्लास में देख रहे हैं बैठे, उधर से आता है, गुरुजी बेचनी है तो ठीक है, रुपया 40,000 देता मैं, 40। तो ये क्या है, स्थानापन्न प्रस्ताव है। क्योंकि मैंने जो प्रस्ताव क्या रखा 50,000 का, उधर से वो स्वीकृति नहीं है, स्वीकृति 40,000 की दे रहे हैं। यानी प्रस्ताव की शर्तों से हटकर के स्वीकृति दे रहे हैं। यानी कि ऐसी स्वीकृति क्या है, स्वीकृति नहीं होकर के क्या कहलाती है, स्थानापन्न प्रस्ताव कहलाता है, काउंटर ऑफर कहलाता है। वापस काउंटर ऑफर आया उधर से कि 40,000 में दो तो देख लो। अब मेरे पास वापस ये प्रस्ताव आया है स्थानापन्न प्रस्ताव। अब स्वीकृति देने का काम किसका है, मेरा हो गया कि मैं इसको स्वीकृति दूँ, बेचूँ या
ना बेचूं भाई, उधर से तो ऑफर आ गया काउंटर की, कितने का, 40,000 का। तो विद्यार्थियों इस प्रकार के प्रस्ताव को अपन क्या कहते हैं, स्थानापन्न प्रस्ताव कहते हैं। इसके कारण क्या होता है, जो मूल प्रस्ताव होता है वो क्या हो जाता है, मूल प्रस्ताव क्या हो जाता है, निरस्त हो जाता है। मूल प्रस्ताव का कोई औचित्य नहीं रहता। जो मूल प्रस्ताव मैंने रखा था कितने का, 50,000 रुपये का। तो विद्यार्थियों आप इसको नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हैं। जब किसी प्रस्ताव की स्वीकृति, जब किसी प्रस्ताव की स्वीकृति प्रस्ताव की शर्तों से हटकर दी जाती है, तो उसे स्वीकृति नहीं बल्कि क्या कहते हैं भाई, स्थानापन्न प्रस्ताव कहते हैं। तो समझ गए आप बात को कि स्थानापन्न प्रस्ताव किसे कहते हैं, जब प्रस्ताव की स्वीकृति प्रस्ताव की शर्तों से हटकर दी जाती है। और आपको पता है स्थानापन्न प्रस्ताव के कारण क्या नहीं होता है, ठहराव नहीं होता है, क्योंकि जब तक स्वीकृति नहीं देगा वापस ये वाला बंदा तब तक ठहराव नहीं होगा। यानी कि अगर लिख सकते हैं आप, स्थानापन्न प्रस्ताव के कारण, स्थानापन्न प्रस्ताव के कारण क्या नहीं होता है भाई, ठहराव नहीं होता है। यानी कि अब जैसे इसने प्रस्ताव वापस रख दिया तो अब स्वीकृति देने का काम लड़का करेगा, तब ठहराव होगा। स्थान इसने वापस ऑफर किया है तो केवल प्रस्ताव हुआ है दोनों तरफ से, इधर से प्रस्ताव इसने किया और उधर से वापस प्रस्ताव उसने किया है। तो स्थानापन्न प्रस्ताव के कारण क्या नहीं होता भाई, किसी प्रकार का ठहराव नहीं होता है। तो स्थानापन्न प्रस्ताव के कारण क्या हो जाता है, मूल प्रस्ताव क्या हो जाता है भाई, निरस्त हो जाता है। और फिर नया जो प्रस्ताव है वो क्या आ जाता है, अस्तित्व में आ जाता है। इधर इसने नया प्रस्ताव क्या रख दिया, 40,000 वाला, इधर इसने छोटी बेटी के साथ शादी का रख दिया, तो वापस क्या हुआ, नया प्रस्ताव आपके क्या आ गया, अस्तित्व में आ गया। तो चलिए विद्यार्थियों, ये था विद्यार्थियों अपने जो है ठहराव का होना, जिसको अपन ने पढ़ लिया है। और अब आगे चलते हैं अपन वैध अनुबंध के लक्षणों की ओर। कुछ और जो है अपन पढ़ते हैं। ये तो मिटाना ही नहीं है, पूरे अनुबंध अधिनियम में इसको तो अपन मिटाएंगे नहीं। नंबर 3 बात करते हैं वैधानिक संबंध स्थापित करने की इच्छा। इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। चलिए विद्यार्थियों, वैधानिक संबंध स्थापित करने की इच्छा से क्या तात्पर्य है विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है, यानी कि किसी वैध अनुबंध के लिए वे जो पक्षकार हैं उनकी इच्छा क्या होनी चाहिए, वैधानिक संबंध स्थापित करने की इच्छा होनी ही चाहिए। यानी कि अगर लिखें तो लिख सकते हैं किसी वैध अनुबंध के लिए, किसी वैध अनुबंध के लिए, किसी वैध अनुबंध के लिए पक्षकारों में वैधानिक संबंध स्थापित करने की इच्छा होनी चाहिए। विद्यार्थियों, यदि पक्षकारों में जो है वैधानिक संबंध स्थापित करने की इच्छा नहीं है तो वो फिर आपका वैध अनुबंध नहीं बनेगा, वो केवल क्या रह जाएगा, आपका ठहराव तक ही क्या रह जाएगा, सीमित रह जाएगा। विद्यार्थियों वैधानिक संबंध स्थापित करने से मतलब क्या है विद्यार्थियों, मतलब ये है कि अगर किसी व्यक्ति ने, किसी पार्टीज ने, किसी पक्षकार ने यदि उस अनुबंध को पूरा नहीं किया है, उसका निष्पादन नहीं किया है, तो उसको न्यायालय द्वारा जो है आप क्या करवा सकें, कानून द्वारा परिवर्तित करवा के उसको क्या करवा सकें, पूरा करवा सकें विद्यार्थियों। तो विद्यार्थियों जब किसी प्रकार का अपन जब ठहराव करते हैं तो पक्षकारों के दिमाग में ही भली भांति बात होनी चाहिए कि वो वैधानिक संबंध स्थापित करना चाहते हैं या संबंध स्थापित नहीं करना चाहते हैं। विद्यार्थियों देखो, अगर बात की जाए कि अपने ऐसे दैनिक जीवन में बहुत सारे ठहराव करते हैं,
चाहे साथ साथ घूमने के हो, चाहे ये लड़का इस लड़के को कहता है कि जो है मैं तेरे को जो है पिकनिक पे ले जाऊंगा, ठीक है, या शादी के बाद कहते हैं कि मैं तेरे को जो है हनीमून पे जो है मलेशिया घुमाऊंगा, है ना। हनीमून पे कहा गया, शादी के बाद मलेशिया ले जाऊंगा। या मान लो ये शादी होगी मान लो, और पत्नी है, पत्नी को ऐसे आदमी जो है पति है, ऐसे ही जब पत्नी नाराज़ हो जाती है तो उसको मनाने लिए कह देते हैं कि जो है मैं तेरे को अच्छी सी साड़ी ला करके दूंगा, तेरे को जो है अच्छा खासा हार बना करके ला के दूंगा, तेरे लिए जो मैं डायमंड की अंगूठी ला करके दूंगा। तो उतने में पत्नी क्या हो जाती है, राजी हो जाती है। लेकिन बाद में पति लाता वाता कुछ नहीं है विद्यार्थियों। तो इस प्रकार अपने बहुत सारे ठहराव करते हैं कि आज अपन साथ में घूमने चलेंगे, साथ में खाना खाने जाएंगे, पिकनिक में घूम मनाने जाएंगे, वहाँ चलेंगे साथ में आज जो है अपन मूवी लगी हुई है सिनेमा हॉल में, वहाँ मूवी देखने जाएंगे। इस प्रकार अपने बहुत सारे ठहराव विद्यार्थियों दैनिक जीवन में करते हैं विद्यार्थियों। अब विद्यार्थियों डिपेंड ये करता है कि आप उसको, अगर कोई पक्षकार उसको पूर्ति नहीं करता है तो क्या आप उसको कानूनन पूरा करवाने का हक रखते हैं, वैधानिक संबंध रखते हैं या नहीं रखते हैं। बस इस बात का इसमें आपके जिक्र है विद्यार्थियों। अगर पक्षकारों के मध्य अगर वैधानिक संबंध स्थापित करना नहीं है ना, यदि अगर अपन लिखे नोट कर सकते हैं, यदि दो पक्षकार ऐसा ठहराव कर रहे हैं, देखो दो पार्टी है इस प्रकार का ठहराव कर रही है जिनमें उनका जो उद्देश्य है वो वैधानिक संबंध स्थापित करना नहीं है ना। यदि दो पक्षकार ऐसा ठहराव कर रहे हैं जिनमें उनका उद्देश्य आपस में वैधानिक संबंध स्थापित करना नहीं है, आपस में वैधानिक संबंध स्थापित करना नहीं है, तो विद्यार्थियों ऐसे ठहराव को क्या है, तो ऐसे ठहराव को जो है आप न्यायालय द्वारा, कोर्ट द्वारा क्या नहीं करवा सकते, कानूनी कार्रवाई नहीं करवा सकते। तो ऐसे ठहराव को पूर्ण नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई का अधिकार भी नहीं होता है। बस ये बात आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है विद्यार्थियों, कि इसका अधिकार नहीं होता, कानूनी कार्रवाई का अधिकार नहीं है, क्योंकि आपका जो उद्देश्य है वैधानिक संबंध स्थापित करना नहीं है। तो विद्यार्थियों तो ऐसे ठहराव होते हैं जो वैध अनुबंध नहीं बन सकते हैं। तो ऐसे ठहराव फिर क्या नहीं बन सकते, वैध अनुबंध नहीं बनेंगे, क्योंकि इनका जो उद्देश्य है वैधानिक संबंध स्थापित करना नहीं है। तो ऐसे ठहराव वैध अनुबंध नहीं बनते हैं। तो विद्यार्थियों इस बात का आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है कि आपके माइंड में बात होनी चाहिए कि वैधानिक संबंध स्थापित करना है या नहीं है। आपने जब किसी प्रकार का ठहराव किया उसमें आपकी इच्छा क्या थी विद्यार्थियों, है ना। तो विद्यार्थियों जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ऐसे अपने बहुत सारे ठहराव करते हैं, जैसे कि साथ साथ घूमने जाना, है ना, पिकनिक में मनाना, है ना, सिनेमा हॉल में मूवी देखने जाना, है ना, ठीक है। तो साथ साथ डांस करने का प्रोग्राम, साथ साथ घूमने का, खाना खाने के लिए, है ना, आज जाएंगे साथ में खाना खाने जाएंगे, बाहर होटल में डिनर करने के लिए, है ना, विदेश घूमने का, पिकनिक जाने का, है ना, इस प्रकार से साथ साथ नृत्य करने का, इस प्रकार अपने बहुत सारे जो है ठहराव करते हैं दैनिक जीवन के अंदर। पत्नी को हार ला करके देना, पत्नी को घुमाने का ठहराव है, बच्चों के साथ ठहराव है, इस प्रकार के अपने बहुत सारे दैनिक जीवन में ठहराव करते हैं, जिन ठहरावों का उद्देश्य अपना क्या होता है, सामान्यतः वैधानिक संबंध स्थापित करना नहीं होता है विद्यार्थियों।
विद्यार्थियों, बात की जाए ऐसे ठहराव की, तो जैसे कि मान लो मैंने कहा कि ये लड़का और लड़की है, और ये लड़का इस लड़की को कहता है कि चल अभी तो अपनी शादी भी नहीं हुई है, चल मैं तेरे को जो है घुमाने के लिए, लड़का इस लड़की को कहता है कि मैं तेरे को जो है गोवा घुमा करके लेके आऊँगा। कहाँ? गोवा। ठीक है। अब भाई ये लड़का मना कर देता है, फिर गोवा घुमाने नहीं ले जाता है। क्या है? लड़का गोवा घुमाने नहीं ले जाता है, इस लड़की को गोवा घुमाने नहीं ले जाता है। तो विद्यार्थियों, ऐसा जो इन्होंने ठहराव किया है, फिर इसे आप, ये लड़की है ना, कानूनी कार्रवाई, कोर्ट में केस नहीं करेगी भाई, कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकती कि भाई बात हुई थी गोवा घुमाने की और जो तूने गोवा घुमाया नहीं। क्यों नहीं घुमाया? बात हुई थी। इसने कहा कि शादी के बाद मैं तेरे को जो है हनीमून पे मलेशिया लेके जाऊंगा, और ये मलेशिया नहीं लेकर के अपने गाँव में ले गया, बोला यहीं रहना है, कोई मलेशिया कुछ नहीं है। तो ये बोल रहे कि नहीं बात हुई थी, केस दर्ज कर दूँ। नहीं पूरा करवा सकते आप। यानी कि इस प्रकार के जो आपके ठहराव होते हैं, घरेलू ठहराव है, पारिवारिक ठहराव है, सामाजिक ठहराव है, मित्रतापूर्ण किए गए ठहराव है, राजनीतिक ठहराव है, इनका सामान्यतः यही माना जाता है कि इन ठहरावों का उद्देश्य जो है वैधानिक संबंध स्थापित करना नहीं होता है। यानी कि ये बात आप समझ गए होंगे कि वैधानिक संबंध स्थापित करने की इच्छा होनी चाहिए। अगर कोई पक्षकार पूरा नहीं करता है तो हम कानूनी द्वारा उसे पूर्ण करवा सकते हैं, तभी वो वैध अनुबंध बनेगा। यदि ऐसा नहीं है तो वो वैध अनुबंध नहीं बनेगा। तो विद्यार्थियों, ये बात आप समझ गए होंगे अब कि वैधानिक संबंध स्थापित करने क्या होनी चाहिए भाई? इच्छा होनी चाहिए ही चाहिए। जैसे कि मान लो कि ये मैं हूँ, ठीक है, ये मेरी पत्नी है, ठीक है, ये पत्नी होगी नाराज होगी। मैंने इसको मनाने के लिए कह दिया कि जो है मैं तेरे को है ना, अभी आगे जो है दीपावली पर है, तेरे को है एक अच्छा सा हार बना के दूंगा और साथ में साड़ी भी ला करके दूंगा। भाई साहब, ये होगी राजी। लेकिन दीपावली आ गई, मैंने इसको हार और साड़ी ला करके नहीं दी, तो ये मेरे पे क्या नहीं दर्ज, ये कहेगी मैं तो आप पे क्या करूँगी? केस दर्ज करूँगी, मुकदमा दर्ज करूँगी, वाद दायर करूँगी। तो आपने बात हुई थी हार और साड़ी की, दीपावली पे क्यों नहीं ला करके दी? तो विद्यार्थियों, इस समय ठहराव के समय हमारी जो इच्छा है वैधानिक संबंध स्थापित करने की बिल्कुल भी नहीं थी कि अगर ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, अगर ऐसा मैं नहीं करता हूं तो ये मेरे को जो है राज नियम द्वारा परिवर्तित करवा के, कानूनी कार्रवाई करवा के, न्यायालय की शरण लेके ये चीज़ें पूरी करवा सके विद्यार्थियों। तो वैधानिक संबंध स्थापित करने की इच्छा नहीं थी विद्यार्थियों। ऐसा होता है कि मान लो कि ये मैं हूँ, ठीक है, और आप में से किसी की शादी का निमंत्रण आता है, मेरे को जो है आप में से जो है शादी का निमंत्रण आया है, ये आ गया, शादी का कार्ड आ गया कि जो है आपको उक्त तारीख को जो है शादी है, वहाँ पर खाना खाने, भोजन करने आना है। ये आप हैं, मान लो जो क्लास देख रहे हैं, ये आप है, आपकी शादी है, और आपने जो है बोले पावर स्टडी का हमने कोर्स ले रखा है, गुरुजी से हम पढ़ते हैं, गुरुजी को शादी का इनविटेशन कार्ड भेज दिए। अब भाई गुरुजी जो है शादी में नहीं आ पाए, क्योंकि गुरुजी को तो क्लासें लेनी थी, है ना, आपकी फर्स्ट ग्रेड के लिए। तो गुरुजी जब क्लासें ले रहे थे तो गुरुजी आपकी शादी में नहीं आ पाए, लेकिन आपने सोचा गुरुजी को दी है, गुरुजी अपनी शादी में समय निकाल कर आएंगे, पत्नी बच्चों को साथ में लाएंगे। तो आपने जो है भोजन वगैरह बनाया, अच्छा सा बढ़िया भोजन बनवाया, लेकिन मैं नहीं आ पाया। तो आप कल ने गुरुजी पे वाद दायर करो कि भाई जो है हमने आपको बुलाया, हमने यहाँ भोजन बनाया, भोजन में हमारा जो खर्चा हुआ, इस भोजन के खर्च की भरपाई कौन करेगा? तो इस प्रकार आप वाद दायर करेंगे तो ये खारिज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे उस समय दिमाग में वैधानिक संबंध स्थापित करने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं थी कि गुरुजी नहीं आएंगे तो ऐसा करना है, या गुरुजी के भी ऐसे दिमाग में नहीं था कि मैं नहीं जाऊंगा तो ऐसा होगा। ठीक, इसका उल्टी भी हो सकता है, गुरुजी शादी वाले दिन, ठीक है, आपकी शादी है, आपने शादी में कार्ड में लिख रखा था कि वहाँ आना है, और गुरुजी अपनी पत्नी अपने बच्चों सहित ऐसे तैयार होकर के एकदम बढ़िया से जो करके और यहाँ जाते हैं, और यहाँ जाते हैं तो यहाँ लगा मिलता है ताला। लो भाई, गुरुजी तो वहाँ गए चला करके, और वहाँ मिला ताला लगा हुआ। बड़ी समस्या आ गई, ताला लगा हुआ है तो जटिल बात है भाई, ताला लगा हुआ मिल गया। अब गुरुजी देखे यार हम तो आगे पत्नी सहित बच्चों सहित, अब तो ताला लगा हुआ है, यहाँ तो कोई है ही नहीं।
अब गुरुजी ने भाई क्या किया, हम तो गए एक होटल में हमने जो है भोजन वगैरह किया और जो है हमारे 2000 रुपये का भोजन का खर्च आया। और मैं अगले दिन आकर के सीधा बात दायर करूं, भाई आपने हमारे को जो है 2000 का खर्चा करवाया है, हमारे समय को आपने जो है बर्बाद किया है, मुझे 2000 रुपये का हर्जाना दिया जाए। तो भी वो वाद क्या हो जाएगा, खारिज हो जाएगा, क्योंकि वैधानिक संबंध करने स्थापित करने की इच्छा नहीं थी विद्यार्थियों, है ना। चाहे पत्नी को हार दिलाना हो और ऐसे साथ में घूमने जाने का हो, बात कर लिया भाई साथ में घूमने जाएंगे, नहीं जा पाए साथ में, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि बात दायर कर दो भाई साथ में घूमने की बात हुई थी, है ना, पिकनिक के साथ में जाने की बात हुई थी, इसने कहा था कि साथ में डांस करेंगे। मान लो मैंने पत्नी को कह दिया कि जो है तेरे भाई की शादी है उसमें अपन साथ में डांस करेंगे, अब पत्नी बोले मुकदमा दर्ज कर दे, बोले आपने तो साथ में डांस करने की बात की थी, आप तो डांस ही नहीं कर रहे, है ना। तो ऐसा नहीं होता है, क्यों, क्योंकि आपके जो है वैधानिक संबंध स्थापित करने की इच्छा नहीं थी। तो वेद अनुबंध के लिए पक्षकारों के दिमाग में क्या होना चाहिए, तो वेद अनुबंध के लिए, है ना, तो वेद अनुबंध के लिए पक्षकारों के जो पार्टीज है आपस में ठहराव कर रहे हैं, वेद अनुबंध के लिए पक्षकारों के मस्तिष्क में ये बात पहले से निश्चित होनी चाहिए क्या बात निश्चित होनी चाहिए कि भाई जो तुम कर रहे हो ना, अगर इसे आप पूर्ण नहीं करते हो, है ना, कि वेद अनुबंध के लिए पक्षकारों के मस्तिष्क में पहले से निश्चित होनी चाहिए कि भाई अगर ऐसा कर रहे हो, आप जो ठहराव कर रहे हो अगर पूरा नहीं कर पाए ना, तो उसे पूरा करवाने का हमें कानूनी अधिकार और दायित्व होंगे। यानी कि ये बात पहले से निश्चित होनी चाहिए कि उनको कानूनी अधिकार होंगे, उनको क्या मिलेंगे, कानूनी अधिकार होंगे, और उसे क्या करवाया जा सकेगा, और उसे पूरा करवाया जा सकेगा। यानी अगर कोई पक्षकार उसे पूरा नहीं करता है तो उसे क्या करवाया जा सकेगा, अगर कोई भी पक्षकार अनुबंध को पूरा नहीं करता है तो उसे क्या करवाया जा सकेगा, पूरा करवाया जा सकेगा। यानी कि उसे कोर्ट की शरण लेकर के न्यायालय द्वारा यानी कानूनी कार्रवाई द्वारा आप क्या करवा सकते हैं, पूरा करवा सकते हैं। यानी उन्हें एक दूसरे के प्रति कुछ क्या मिलेंगे, अधिकार मिलेंगे विद्यार्थियों। तो वो आपका क्या होगा, वेद अनुबंध होगा विद्यार्थियों। अब देखो विद्यार्थियों, एक्चुअल में आपको पता है कि अपन ने अनुबंध अधिनियम में स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो है अधिकार और दायित्वों का निर्धारण कौन करता है, पक्षकार स्वयं करते हैं। यानी कि क्या अधिकार होंगे, क्या दायित्व होंगे, इसका निर्धारण कौन करेगा, पक्षकार जो है खुद करते हैं, है ना। अब विद्यार्थियों समस्या आती है कि कोई ठहराव जो है वैधानिक दायित्व उत्पन्न करेगा या नहीं करेगा, इसका निर्धारण कौन करेगा, पक्षकार, है ना। तो अधिकार मिलेंगे, क्या अधिकार होंगे, क्या दायित्व होंगे, इसका निर्धारण कौन करेगा, पक्षकार ही करेंगे, पार्टीज ही करेंगे, क्या वैधानिक अधिकार होंगे, क्या दायित्व होंगे। अब विद्यार्थियों एक्चुअल में अगर पक्षकार जो है पार्टीज स्पष्ट रूप से कह दें कि भाई अपन को जो है अधिकार नहीं मिलेंगे, तो फिर अधिकार नहीं मिलेंगे, है ना। यदि स्पष्ट रूप से कह दे कि अपन जो ठहराव कर रहे हैं उसको जो है न्यायालय द्वारा परिवर्तित नहीं करवा सकेंगे, उसे पूर्ण नहीं करवा सकेंगे, तो फिर उसे नहीं करवाया जा सकेगा, वो ठहराव फिर क्या होगा, आपके परिवर्तनीय भी नहीं होगा। जैसे कि मान लो कि ये लड़का और लड़की है, आपस में कहा कि हम गोवा घूमने जाएंगे, पर इन्होंने स्पष्ट रूप से लिखित में कर दिया, ये लिखित में मौखिक कर दिया कि अगर इसे कोई गोवा घुमाने नहीं ले जा पाएगा, या फिर मैं किसी बाई चांस किसी कारणवश मैं गोवा घूमने नहीं जा पाई, मान लो ये तो ले जा रहा है लेकिन ये इसके कोई काम हो गया नहीं जा पाई, या फिर ये नहीं ले गया, बोले रुपयों की कमी आ गई, बेरोजगार है, कहाँ से लाए रुपए, है ना। तो ये कह रहा है कि अगर दोनों में से चाहे ये घूमने नहीं जा पाई या ये घुमाने नहीं ले जा पाया, तो इन्होंने स्पष्ट रूप से कर दिया कि अगर किसी कारणवश ऐसा नहीं होता है तो उसे न्यायालय द्वारा क्या नहीं करवाया जा सकेगा, परिवर्तित नहीं करवाया जा सकेगा। यानी अगर उसे अपन पूर्ण नहीं करते हैं तो भी न्यायालय द्वारा परिवर्तित नहीं करवाया जा सकेगा। क्यों, क्योंकि इन्होंने ठहराव में स्पष्ट रूप से ये पहले ही कर दिया है ना। जैसे मैं पत्नी ने कहा कि हार ला कर देना, लेकिन मैंने पहले ही डिसाइड कर दिया कि अगर भाई हार नहीं ला पाया ना तो भी तो कुछ भी नहीं कर पाएगी। तो यानी ऐसा भी आपके किया जा सकता है। यानी पक्षकार है वो आपस में स्पष्ट रूप से निर्धारित कर सकते हैं कि भाई इनको जो है परिवर्तित करवाना है या नहीं करवाना है विद्यार्थियों। चलिए विद्यार्थियों,
अब विद्यार्थियों नॉर्मली जो है अपने सामान्यतः धारणा क्या होती है कि जो सामाजिक ठहराव होते हैं आपकी, नॉर्मली अगर बात करें ना तो जो आपके सामाजिक हैं, है ना, सामाजिक, राजनीतिक, है ना, जो अपने पारिवारिक, घरेलू, राजनीतिक, इसलिए राजनेता आते हैं कहते हैं ना ना आपके बना देंगे, इस बार जो है आपके 4 लाख भर्तियाँ निकाल देंगे, 5 लाख निकाल देंगे, तो भी उन पे अपन क्या नहीं कर सकते, वादा नहीं कर सकते कि भाई बात की थी इन्होंने 5 लाख की, इन्होंने कहा था कि पिछली बार कहा था कि आपके गांव में जो है ट्यूबवेल करवा देंगे, जीते तो अभी तक नहीं करवाया, है ना, तो भी अपन वादे दायर नहीं कर सकते, क्योंकि अपन मानते हैं कि सामाजिक, राजनीतिक, पारिवारिक है, आपके जो घरेलू ठहराव है ना, या मैत्रीपूर्ण ठहराव है, ये सब जो भी आपके ठहराव है ना, पति पत्नी के ठहराव है ना, ये ठहराव अपन मानते हैं। इन ठहरावों का उद्देश्य क्या होता है, इन ठहराव का उद्देश्य ये माना जाता है कि जो सामान्यतः अगर बात करें, इन ठहराव का उद्देश्य सामान्यतः ये माना जाता है कि वैधानिक संबंध स्थापित करना नहीं है ना, स्थापित करना नहीं है विद्यार्थियों। उसी प्रकार जो है आपके, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि भाई इनका वैधानिक, हो सकता है कि अगर पक्षकार स्पष्ट रूप से कर ले तो वैधानिक संबंध स्थापित करना भी हो सकता है। मैंने अभी आपको बताया कि पक्षकार ही डिसाइड करते हैं। इसका ये सामान्य ये माना जाता है कि वैधानिक संबंध स्थापित करना इन ठहरावों का उद्देश्य नहीं होता है। लेकिन अगर पक्षकार स्पष्ट रूप से कह दें कि भाई ये ठहराव है, अगर मान लो आप नहीं कर पाओ, पति कह देगा अगर मैं इसे पूरा नहीं कर पाऊँ तो आप मुकदमा दर्ज कर सकते हैं, अगर तू पूरा नहीं कर पाई तो मैं वाद दर्ज कर सकता हूँ, न्यायालय द्वारा पूरा करवाया जा सकता है, तो फिर ये इन ठहराव का जो है वो ठहराव भी वैधानिक संबंध करने की इच्छा में आ जाएंगे और वैध अनुबंध बन जाएंगे विद्यार्थियों। और इसी प्रकार जो है अगर बात करें व्यापारिक ठहराव की, जो व्यापारिक ठहराव है ना, उनका ये माना जाता है कि व्यापारिक ठहराव का उद्देश्य सामान्यतः ये माना जाता है कि इनका उद्देश्य ये माना जाता है कि सामान्यतः क्या होता है, वैधानिक संबंध स्थापित करना होता है। अब ये भी कोई जरूरी नहीं है ना, पक्षकार स्पष्ट रूप से उल्लेखित कर दे कि भाई ये व्यापारिक ठहराव है, इसे अगर पूर्ण नहीं कर पाया तो भी आप न्यायालय द्वारा परिवर्तित नहीं करवा पाओगे, तो इसका मतलब फिर ये आप देख लें व्यापारिक ठहराव होने के बावजूद भी वैधानिक संबंध स्थापित करना नहीं भी हो सकता है, पर नॉर्मली यही माना जाता है विद्यार्थियों। अब विद्यार्थियों समस्या ये आती है कि कब माने कि वैधानिक संबंध स्थापित करने की इच्छा है या नहीं है, अपन को कैसे पता चलेगा विद्यार्थियों। तो विद्यार्थियों एक्चुअली होता क्या है कि जो वैधानिक संबंध स्थापित करने की इच्छा है या इच्छा नहीं है, इसको निर्धारण कौन करता है, पक्षकार करते हैं, उनका इरादे का पता चलता है। लेकिन अब ये किसी पक्षकार के कहने से नहीं है कि भाई हर कोई पक्षकार जब भी मान लो आए गले में आया तो कह दे कि ना ना भाई मेरी तो वैधानिक संबंध करने स्थापित करने की इच्छा नहीं थी या वैधानिक संबंध स्थापित करने की इच्छा थी, ऐसा किसी पक्षकार के एक कहने से नहीं होगा, बल्कि जो न्यायालय वो क्या करेगा, आपके तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रख करके करेगा। यानी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर निर्धारण किया जाता है कि भाई इनकी जो है वैधानिक संबंध स्थापित करने की इच्छा थी या नहीं थी। यानी कि तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर जो है न्यायालय निर्णय लेता है कि भाई इनकी जो है वैधानिक संबंध स्थापित करने की इच्छा थी या नहीं थी। इसका डिसीजन कौन लेगा, न्यायालय लेगा कि भाई इन्होंने जब अनुमति किया, ठहराव किया, उसमें इनकी इच्छा थी या नहीं थी। अब नॉर्मली आपको पता है कि पत्नी जाकर के कोर्ट में केस करे कि बोले इन्होंने हार दिलाने की बात की थी, तो कोर्ट कहेगा सीधी सी बात है उसमें इसकी इच्छा वैधानिक संबंध स्थापित करने की इच्छा नहीं थी। यानी कि तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही न्यायालय क्या कर लेता है, निर्णय लेता है। तो ये विद्यार्थियों ये था आपके वैधानिक संबंध स्थापित करने की इच्छा। अब मेरे हिसाब से इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा, तो इसलिए ध्यान रखना अपनी पत्नी के साथ बात करो तो जब भी किसी प्रकार का कहो ना कि मैं तेरे को ये दिला दूंगा और वहाँ घुमा दूंगा और ऐसा कर दूंगा और वैसा कर दूंगा, तो ध्यान रखना भाई वैधानिक संबंध स्थापित करने की इच्छा नहीं होनी चाहिए और पत्नी की भी नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखना भाई ऐसा नहीं है कि कल ने अपन नहीं पूरा कर पाए, है ना, और वो बोल देना ना वैधानिक संबंध स्थापित करने की इच्छा थी, है ना, अगर वो मान लो लिखित में करवा ले तो फिर समस्या हो सकती है। तो इसलिए बच के रहना भाई। अब आपने जो है ये चीज़ें पढ़ ली है ना। चलिए विद्यार्थियों आगे चलते हैं, बात करते हैं नंबर 4 पे पढ़ते हैं अपन ने। अब तक अपने जो है 2 या 2 से अधिक पक्षकार का होना पढ़ लिया है, ये चीज़ें पढ़ ली है, ठहराव का होना पढ़ लिया, वैधानिक संबंध स्थापित करने की इच्छा पढ़ ली है। अब आगे बात करते हैं पक्षकारों में जो है अनुमति करने की क्षमता।
लो है, पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता है या नहीं है, इसको पढ़ते हैं विद्यार्थियों। बात की जाए तो आपको पता है कि वेद अनुबंध करने के लिए जो अनुबंध करने वाला पक्षकार है उनमें अनुबंध करने की क्षमता भी होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है अनुबंध अधिनियम जो है आपकी उसकी धारा 11 है, उसमें बता रखा है कि अनुबंध करने के लिए पक्षकारों में क्या क्षमताएं होनी चाहिए। विद्यार्थियों सीधी सी बात है, मान लो आप इस लड़की के साथ अनुबंध करते हैं और ये लड़की जो है पागल है। क्या है? पागल है। तो सीधी सी बात है, इसकी जो है अनुबंध करने की क्षमता नहीं है ना। सीधी सी बात, ये अनुबंध करने की क्षमता नहीं रखती है ना। और या फिर ये जो लड़की है पागल नहीं है, बल्कि ये लड़की क्या है, इस लड़की की उम्र जो है कम है, अभी ये नाबालिग है, वयस्क नहीं हुई है, इसकी उम्र 18 से कम है। विद्यार्थियों आप कोई ठहराव करते हैं तो एवैश्य के साथ आप ठहराव कर रहे हैं विद्यार्थियों, तो आपको पता है एवैश्य के साथ किया गया ठहराव प्रारंभ से ही क्या होता है, व्यर्थ होता है, क्योंकि ये अनुबंध करने के योग्य नहीं है विद्यार्थियों, है ना। तो जो आपका है अनुबंध करने की पक्षकारों में क्या होनी आवश्यक है, क्षमता होनी आवश्यक है। तो अपन लिख सकते हैं कि वेद अनुबंध के लिए जो है पक्षकारों में है क्या होनी चाहिए, अनुबंध करने की क्षमता होनी चाहिए। यानी वेद अनुबंध करने के लिए क्या होना चाहिए, वेद अनुबंध के लिए पक्षकारों में क्या होनी चाहिए भाई, अनुबंध करने की क्या होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। यानी वेद अनुबंध के लिए पक्षकारों में क्या होनी चाहिए, अनुबंध करने की क्षमता होनी चाहिए, यानी कि वो बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए, है ना, वयस्क होना चाहिए, है ना, उसका जो मस्तिष्क है वो क्या है, बिल्कुल एकदम सही है ना, दिमागी हालत उसकी सही है, उसका जो संतुलन है वो गड़बड़ाया हुआ नहीं है, उसको पता चल रहा है कि इस अनुबंध से जो मेरे को जो हित है या अहित है, इन सब बातों का उसे पता चलना चाहिए, तभी वो व्यक्ति क्या कर पाएगा, आपका अनुबंध कर पाएगा विद्यार्थियों, है ना। तो विद्यार्थियों बात की जाए अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 11 की बात कर रहे हैं विद्यार्थियों, कौन सी बात कर रहे हैं, धारा 11 की। तो जो धारा 11 है आपके, वो कहती है कि अनुबंध करने के लिए जो व्यक्ति है वो कैसा होना चाहिए, यानी कि इस धारा में कहा है कि अनुबंध वही कर सकता है, अनुबंध करने के लिए जो वो कर सकता है, जो प्रत्येक व्यक्ति जो क्या है भाई, वयस्क है, जो क्या है, वयस्क है, यानी जो अपनी उम्र है, सामान्य बात की जाए 18 वर्ष को कर चुका है, 18 वर्ष का हो चुका है ना। तो और फिर बात की जाए तो सीधी सी बात है, जो वयस्क है जो क्या है, स्वस्थ मस्तिष्क का है, और जिसे राजनियम द्वारा यानी कानून द्वारा जिसे अनुबंध करने के अयोग्य घोषित नहीं किया गया है ना, और जिसे राजनियम द्वारा अनुबंध करने के अयोग्य घोषित न किया गया हो, वही व्यक्ति क्या कर सकता है, अनुबंध कर सकता है। ऐसा किसमें लिखा हुआ है, ऐसा आपके धारा 11 में लिखा हुआ है कि प्रत्येक व्यक्ति जो क्या है, वयस्क है, जो स्वस्थ मस्तिष्क का है, और जो राजनियम द्वारा अनुबंध करने के क्या घोषित नहीं किया गया है, अयोग्य घोषित नहीं किया गया है विद्यार्थियों, तो ऐसा व्यक्ति क्या कर सकता है, अनुबंध कर सकता है विद्यार्थियों। तो ये बात आप समझ गए होंगे कि अनुबंध कौन कर सकता है, जो स्वस्थ मस्तिष्क का हो, है ना, और जो क्या हो भाई, वयस्क हो, और जिसे राजनियम द्वारा अनुबंध करने के योग्य घोषित नहीं किया गया हो, इस प्रकार का जो है अनुबंध कर सकता है। अब सीधी सी बात है, अनुबंध कौन नहीं कर सकता, यानी कि जो अनुबंध कौन नहीं कर सकता,
अगर इसको डिफाइन करें कि अनुबंध कौन नहीं कर सकता है, तो सीधी सी बात है एवेशक। जब वैश्यक कर सकता है तो एवेशक नहीं कर सकता। एवेशक कौन होता है? अगर बात करें जिसकी उम्र क्या है 18 वर्ष से कम उम्र है, वो एवेशक है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, यानी वो एवेशक है जिसकी उम्र क्या है भाई 18 साल से क्या है कम है, और जिसका मस्तिष्क क्या है सही नहीं है, यानी अस्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति। अब अस्वस्थ मस्तिष्क से मतलब यही है कि वो क्या हो सकता है, पागल हो सकता है ना, मूर्ख हो सकता है, जन्मजात जो है मूर्ख है जन्म से ही, है ना, या फिर उसे अपने पता ही नहीं चलता, क्या नहीं चलता, उसे पता ही नहीं चलता है कि भाई उसके जो है अनुबंध करने से उसके हितों पर क्या है प्रभाव, क्या प्रभाव पड़ रहा है, जिसे प्रभावों के बारे में पता ही नहीं चल रहा, है ना। तो कई बार अपने गांव में पता है कि कहते हैं कि भाई तू तो समझना था, तू जो है इस मूर्ख के बराबर क्यों हुआ, तेरे को तो कम से कम जो अपना ध्यान रखना चाहिए। तो यानी कि अब ये मानते हैं कि जो मूर्ख होता है उसे पता ही नहीं चलता कि उस चीज़ से जो है उस पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, वो अपने हित अहित के बारे में समझ नहीं पाता है, उसे पता नहीं है कि किस में मेरा हित है किस में मेरा अहित है, यानी कि उसके अपने जो है प्रभावों को नहीं जान पाता है कि इस अनुबंध से मेरे को नुकसान होने वाला है या फ़ायदा होने वाला है, इस चीज़ के बारे में बिल्कुल अनभिज्ञ रहता है। तो इस प्रकार का व्यक्ति भी जो है अनुबंध करने के लिए जो है वो क्या है अस्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति है। और आगे बात की जाए तो राजनियम द्वारा अयोग्य घोषित व्यक्ति, यानी कि जो कानून द्वारा जो है अयोग्य घोषित किए गए व्यक्ति हैं, यानी कि राजनियम द्वारा किनको आपको पता है उनके साथ आपको ठहराव नहीं करना चाहिए। जैसे बात करें राष्ट्रपति है, कोई मंत्री है, प्रधानमंत्री है ना, कोई दिवालिया व्यक्ति है ना, तो इनके साथ जो है ये जो है क्या है भाई आपके अनुबंध करने के अयोग्य घोषित व्यक्ति किए गए हैं राजनियम द्वारा, आपके राजदूत हो गए, है ना। तो ये सब आपके क्या है राजनियम द्वारा अयोग्य घोषित व्यक्ति है, तो इनके साथ जो है अनुबंध आपको नहीं करने चाहिए विद्यार्थियों। तो अब आप समझ गए होंगे कि धारा 11 क्या कहती है, व्यक्ति वयस्क हो, स्वस्थ मस्तिष्क का हो और अनुबंध करने के अयोग्य घोषित नहीं किया गया हो, वो व्यक्ति अनुबंध करने की क्या रखते हैं क्षमता रखते हैं विद्यार्थियों। तो बात नोट समझ में आ गई होगी, तो अब आपको कोई डाउट नहीं होगा। इसके अलावा बात करें विद्यार्थियों धारा 12 है, ये भी एक थोड़ी सी चीज़ को इसी के बारे में डिफाइन करती है। धारा 12 ये कहती है कि अगर मान लो कोई व्यक्ति ऐसा है जो कभी स्वस्थ हो जाता है कभी अस्वस्थ है मस्तिष्क का हो जाता है, तो यानी वो जो स्वस्थ मस्तिष्क का हो उससे में अगर अनुबंध करे तो वो क्या अनुबंध होता है वेद होता है ना। तो जब वो करता है तो अनुबंध क्या होता है वेद होता है ना, कि स्वस्थ मस्तिष्क के समय किया गया अनुबंध क्या होता है वैध होता है। यानी कि जो व्यक्ति कभी पागल हो जाता है कभी बीमार हो जाता है, जो अपने हितों को समझ नहीं पाता है, लेकिन जब उसका मस्तिष्क स्वस्थ हो और एकदम सही हो उसकी हालत, वो सब कुछ जानता हो, तो उस समय किया गया अनुबंध क्या होता है वेद होता है। यानी कि अगर अस्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति है लेकिन मस्तिष्क स्वस्थ होने के समय अनुबंध करता है तो फिर क्या माना जाएगा वेद माना जाएगा विद्यार्थियों। तो विद्यार्थियों इस बात को समझ गए होंगे आप, और बाकी आपको पता है कि ऐसे वैसे के साथ या इन सब के साथ किए गए अनुबंध क्या होते हैं ठहराव क्या होते हैं, इन सब के साथ किए गए ठहराव क्या होते हैं भाई व्यर्थ होते हैं। ठहराव क्या होते हैं व्यर्थ। तो ये बात आप समझ गए होंगे, यानी कि इनके साथ किए गए आपके जो है अनुबंध है वो क्या होते हैं व्यर्थ होते हैं विद्यार्थियों। यानी इस प्रकार के तो वेद अनुबंध नहीं पढ़ पाएगा, यानी इनके साथ किया गया आपने जो है अनुबंध भी लिख सकते हैं, क्योंकि एवैसे के साथ तो किया गया ठहराव है वो प्रारंभ से ही व्यर्थ होता है, सीधी सी बात है। तो आप मैं यहाँ अनुबंध लिख देता हूँ लोग, है ना, अनुबंध लिख दो, तो इनके साथ किया गया अनुबंध क्या होता है भाई व्यर्थ होता है। तो ध्यान रखना अवैसे व्यक्ति के साथ हो चाहे अस्वस्थ मस्तिष्क के साथ किए गए अनुबंध क्या होते हैं व्यर्थ होते हैं विद्यार्थियों। तो विद्यार्थियों ये चीज़ समझ गए होंगे आप,
चलिए विद्यार्थियों आगे चलते हैं, एक सेकंड में क्लास चेक कर लेता हूँ। ठीक है विद्यार्थियों, अभी चलने देते हैं, थोड़ी और चलते हैं। तो ये बात आप समझ गए होंगे विद्यार्थियों। तो अगर राजनियम द्वारा जो अयोग्य घोषित व्यक्ति है ना, उसके साथ आपने अनुबंध किया है तो उसको आप कानून द्वारा क्या नहीं करवा सकते, पूरा नहीं करवा सकते। इस बात का भी आपको क्या रख लेना, ध्यान रख लेना। राजनियम द्वारा अयोग्य घोषित किए गए व्यक्ति के साथ किए गए अनुबंध को भी क्या नहीं करवाया जा सकता, परिवर्तित नहीं करवाया जा सकता है विद्यार्थियों। चलिए विद्यार्थियों आगे पढ़ते हैं, अपने बात करते हैं आगे, सहमति की बात कर लेते हैं कि आपस में सहमति, जिसे हिंदी में मतैक्यता भी बोलते हैं, अंग्रेजी की बात करें तो इसे कंसेंट बोलते हैं। लेकिन एक लैटिन शब्द जो है कई बार पेपर में पूछा जाता है, इसे भी ध्यान रखना है ना। इडम, इडम IDEM लिखता हूँ, इडम, ये लो, इसे आप क्या रखना विद्यार्थियों भाई, ध्यान में रख लेना। यानी कि कंसेंट यानी सहमति, और स्वतंत्र सहमति होता है, फिर कंसेंट है ना। तो कंसेंट यानी सहमति, मतैक्यता यानी जिसे अपन इस बात को ध्यान रखना, एक लैटिन मुहावरा है, सहमति से इसका अर्थ होता है सहमति यानी समान भाव से सहमति, यानी दिमाग में सहमति, यानी कि मन का मिलन होता है, यानी मन का मिलन। कंसेंसस एड इडम, ध्यान रखना विद्यार्थियों। जो सहमति है इसका उल्लेख आपके धारा 13 में किया गया है, अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 13 में जो है आपकी सहमति का उल्लेख है विद्यार्थियों। सहमति का मतलब क्या होता है, अगर बात की जाए तो सहमति का मतलब ये होता है कि आपने जो ठहराव किया है उसकी जो आपने प्रस्ताव प्लस स्वीकृति करते हैं, तो ठहराव जो आपने किया विद्यार्थियों, उस ठहराव में जो आपकी सहमति है वो समान शर्तों के लिए समान भाव से होनी चाहिए। यानी कि एक ही बात पर जो है आपकी सहमति होनी चाहिए विद्यार्थियों। तो ये बात ध्यान रखना, यानी कि पक्ष का, यानी कि जो दिमाग में मेरे चल रहा है वो उसी चीज़ को आप समझें, यानी कि जो मैं सोच रहा हूँ उसी बात को आप भी सोचते हुए क्या दें, सहमति दें, यानी समान भाव से सहमति दें, यानी किसी प्रकार की क्या हो, किंतु परंतु नहीं हो विद्यार्थियों। जैसे ये कंसेंसस इडम, मन का मिलन है ना। तो आपको पता है इनका जब मन का मिलन हुआ तभी तो इनकी शादी होगी। तो मन का मिलना बहुत ज़रूरी है, मन का मिलन होना चाहिए, मस्ती का मिलन होना चाहिए। यानी कि आपकी अगर बात की जाए तो ठहराव के सभी पक्षकारों की, जो ठहराव के सभी पक्षकार हैं, जो ठहराव के पक्षकार हैं, पक्षकारों में ठहराव की प्रत्येक बात के लिए समान भाव से सहमति होनी चाहिए। यानी कि जो आपके ठहराव की पार्टीज है, दो पक्षकार हैं, चाहे ज़्यादा पक्षकार भी हो सकते हैं, यानी कि आपके सहमति क्या होनी चाहिए, समान भाव से सहमति होनी चाहिए। एक ही बात पर क्या होनी चाहिए विद्यार्थियों, सहमति होनी चाहिए। यानी एक ही बात पर क्या होनी चाहिए, सहमति होनी चाहिए। जो बात है मेरे दिमाग में आ रही है वही बात आपके दिमाग में हो, यानी जिस चीज़ के बारे में मैं सोच रहा हूँ उसी चीज़ के बारे में आप सोच करके सहमति दे रहे हैं, तो उसे ही सहमति माना जाएगा। यानी मन का मिलन, मस्तिष्क का मिलन होना चाहिए विद्यार्थियों। समझे आप बात को, है ना। तो क्या होना चाहिए भाई, सहमति क्या होनी चाहिए, समान भाव के लिए होनी आवश्यक है विद्यार्थियों। विद्यार्थियों ये जो लड़का है इस लड़की को कहता है, ये लड़का इस लड़की को कहता है कि जो मैं तेरे को जो है अंगूठी ला करके दूंगा। क्या ला करके दूंगा,
अंगूठी ला करके दूंगा, यानी कि मैं तेरे को जो है रिंग ला करके दूंगा। और ये लड़की बड़ी खुश होती है कि ये मेरे को रिंग ला करके देगा तो मैं इसे शादी कर लूँगी, सगाई भी कर लूँगी, सब कुछ तैयार है, मन का मिलन है इनका, है ना। विद्यार्थियों, इसके दिमाग में चल रही है कि ये जो रिंग है मेरे को किसका ला करके देगा, हीरे की अंगूठी, डायमंड की रिंग ला करके देगा। और इसके मन में यह चल रहा है कि मैं उसे जो है चांदी की रिंग दूंगा, सिल्वर यानी चांदी की रिंग दूंगा। तो विद्यार्थियों, यहाँ जो सहमति है वो समान भाव से सहमति नहीं है, यानी एक बात पर सहमति नहीं है, यानी ये मतकता नहीं, मतकता नहीं है, मन का मिलन नहीं है विद्यार्थियों। क्यों? क्योंकि जैसा इसके दिमाग में था वैसा इसके दिमाग में नहीं है, जैसा इसके दिमाग में था वैसा इसके दिमाग में नहीं है, यानी विचारों का, इनके मन का मिलन नहीं हो रहा है विद्यार्थियों। तो सहमति के लिए जरूरी है कि समान भाव से एक ही बात पर क्या हो, सहमत हो। समझ गए बात को। अब मान लो कि मैं आपको कहता हूं कि मान लो मेरे पास मान लो 2 कार है, मेरे पास क्या है, 2 कार है। कितनी कार है? 2 कार है। एक कार जो है फॉर्च्यूनर है और एक जो है मेरे पास थार है। ठीक है विद्यार्थी। अब मैं ये मान लो कहता हूं कि किसी व्यक्ति को, मान लो आपको कहता हूं कि मैं कार को बेच रहा हूं, 50,000 रुपये में बेच रहा हूं। कितने में? 50,000 में बेच रहा हूं। ठीक है। अब मैं जो है, मेरे दिमाग में है कि मैं 50,000 में बेच रहा हूं, मैं बेच रहा हूं फॉर्च्यूनर 50,000 में, और इसके दिमाग में है कि गुरुजी अपनी जो थार है वो 50,000 बेच रहे हैं। तो मैंने इसे बेचने का प्रस्ताव किया, इसने स्वीकार कर लिया, लेकिन इसने जो है थार के प्रस्ताव को समझकर स्वीकार किया है, जबकि मैं है जो क्या है, फॉर्च्यूनर कार बेचना चाहता था विद्यार्थियों। तो आपस में क्या नहीं है भाई, सहमति नहीं है, यानी कि इन दोनों पक्षकारों के बीच में, हमारे बीच में आपस में आपके और हमारे सहमति नहीं हुई है, यानी ये अनुबंध क्या होगा, अनुबंध नहीं माना जाएगा। क्योंकि आप जो है किसी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाई, आप किसी और आपके मन में और चल रहा था, मेरे मन में और चल रहा था, आपसी समझ नहीं बैठी, तो ये अवैध अनुबंध नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि जो आपस में क्या नहीं है, सहमति नहीं है। जैसे इस लड़के ने इस लड़की को कहा कि घूमने चलेगी क्या, लड़के ने लड़की को कहा घूमने चलेगी क्या। ठीक है। इस लड़की ने हाँ कर दिया। इस लड़की ने सोचा, लड़के ने कहा तो ये तो गोवा वगैरह ले जा रहा है घूमने, है ना, तो इस लड़की ने कर दी हाँ, इसने सोचा गाँव, और ये लड़का इस लड़की को ले आता है यहाँ गाँव, अपने गाँव घुमा। इसके मन में था कि मैं इसको गाँव के खेत खलियान दिखाऊंगा। तो ये जैसे ही आती है लड़की, आज चलो भाई, क्या है, चलो भाई। लड़की आ जाती है लड़के के पास, चलो भाई घुमाने की बात है ना, चलो आ जाओ। ये लड़के कहते हैं चलो एयरपोर्ट की तरफ चलो। ये लड़का बोलता है कौन सा एयरपोर्ट, मैं तो तेरे को गांव घुमाने की बात करा। ओ लड़की बोले ना मैं तो समझी तुम गोवा ले जा रहा है, नहीं जाना मेरे को तेरे साथ गांव। तो सीधी सी बात है, सहमति नहीं है, अनुबंध नहीं है। यानी कि इस लड़के, ये तो गांव ले जा रहा था, ये लड़की जा रही थी, सोचा गोवा ले जाएगा। यानी कि ये लड़की आकर कहती है चलो भाई एयरपोर्ट की तरफ चलो। तो ये लड़का बोलता है ना एयरपोर्ट की तरफ कहाँ, बस की तरफ देखो, अपने तो गाँव बस ही जाती है, सीधी सी बात है ना। तो सहमति होनी जरूरी है। यानी कि मान लो मैंने आपको कहा कि मेरे मान लो 2 मकान है, और मैंने किसी को कहा मैं अपना जो है मकान 1 लाख में बेच रहा हूँ। अब मैंने स्पष्ट नहीं किया कौन सा मकान। किसी बंदे ने सोचा, उसने ठीक है गुरुजी 1 लाख रुपए ले लेना, मेरे को मकान दे देना। अब उसके दिमाग में है कि गुरुजी जो ऑन रोड पे मकान है का अच्छी लोकेशन वो बेच रहे हैं, जबकि मैं तो जो खेत में मकान बना रहा था वो बेचने की बात कर रहा था। मेरे दिमाग में वो था, उसके दिमाग में वो है। तो ये आपस में क्या नहीं है, सहमति नहीं है विद्यार्थियों। तो विद्यार्थियों सहमति जैसा यहाँ समझ गए होंगे, कंसेंसस एट इडम, यानी मन का मिलन, भावों का मिलन, समान भाव से सहमति होनी चाहिए। जैसा दिमाग में मेरे है वैसा दिमाग में तेरे हैं, सीधी सी बात है। कई बार अपन देखते हैं ये अंडरस्टैंड सही से समझ नहीं पाते हैं, समझ का भूल होता है। आप किसी और चीज़ के बाद, तो किसी ने कहा कि मान लो उसी रुपए दे देना, दूर से कहा रुपए दे देना, आपने उसको दे दिए। अब आपने सोचा कि ये रुपए जो अपन से उधार लिए थे वो दे रहा है, और वो सोच रहा है कि मैंने इसको रुपए देने के लिए वो कहा जो पहले से किसी दुकान वाले से लिए हुए थे। तो अंडरस्टैंडिंग जो है आप ये फिर अनुबंध का रूप नहीं लेगा। यानी कि आप दुकान के अंदर जाओ, आप दुकान के अंदर पंखा देखो, मान लो फैन देखा आपने, ठीक है, आपने जो है एक सेलो कंपनी का फैन देखा, ठीक है, और ये टेबल फैन था,
ठीक है। और एक जो है ओरिएंट का फैन था, वो मान लो छत वाला पंखा था आपका, है ना, छत पंखा था, सीधी सी बात है। अब ये पंखा जो है 2000 रुपये का था, ये पंखा 1500 का था। आपने कहा कि पंखा पैक कर देना, आपने दोनों पंखे देखे, दुकानदार ने ये वाला पंखा कर दी, जबकि आपके मन में था कि ये वाला पंखा, उसने सोचा कि ये पंखा ले जा रहे हैं, तो सीधी सी बात है फिर ये अनुबंध का रूप नहीं लेगा। आपने पंखा पैक करने का कौन सा पंखा किया, बोले ये वाला टेबल फैन, बोला ये नहीं, मेरे को तो वो वाला ले जाना था, ये वाला ले जाना ही नहीं था, तो ये अनुबंध का रूप आपका नहीं लेगा विद्यार्थियों। तो अब मेरे हिसाब से आप सहमति को समझ गए होंगे, है ना। चलिए विद्यार्थियों, धारा 13 सहमति ध्यान रखना। अब बात करते हैं आगे। सहमति के बाद अपन पढ़ते हैं स्वतंत्र सहमति, यानी कि नंबर 6 पे अपन बात कर रहे हैं, स्वतंत्र सहमति की बात कर रहे हैं, फ्री कंसेंट की बात कर रहे हैं विद्यार्थियों। यहाँ ध्यान रखना, सहमति का उल्लेख धारा 13 में है और स्वतंत्र सहमति का उल्लेख धारा 14 में 14 में है, आपके उल्लेख है। ध्यान रखना, स्वतंत्र सहमति की बात करें विद्यार्थियों, वेद अनुबंध के लिए केवल सहमति होना आवश्यक नहीं है, बल्कि स्वतंत्र सहमति होना भी आवश्यक है। यानी कि वेद अनुबंध के लिए केवल सहमति से काम नहीं चलेगा, केवल सहमति नहीं, बल्कि क्या होना आवश्यक है कि स्वतंत्र सहमति होना आवश्यक है। बात ध्यान रखना। समझ गए, यानी कि वेद अनुबंध के लिए केवल सहमति नहीं बल्कि स्वतंत्र सहमति। अब आपके मन में आ रहा है कि सर ये स्वतंत्र सहमति क्या होता है, तो विद्यार्थियों इसका उल्लेख है जो धारा 14 में कर रखा है कि इस धारा 14 में बता रखा है, देखो कि एक आपकी धारा 15 में जो है उत्पीड़न, यानी धारा 15 में जो है उत्पीड़न, धारा 16, धारा 17, धारा 18, धारा जो है आपके 20, 21 और धारा 22 की बात करें तो इनमें दे रखा है आपके धारा 15 में उत्पीड़न दे रखा है, 16 में जो है आपके अनुचित प्रभाव दे रखा है, 17 में आपके कपट दे रखा है, 18 में आपके मिथ्या वर्णन दे रखा है यानी मिसरिप्रेजेंटेशन, मिथ्या वर्णन, और धारा 20, 21, 22 में दे रखा है गलती। ये बातें दे रखी है धारा 14 में, धारा 15 के तहत, धारा 16 के तहत, धारा 17 के तहत, धारा 18 के तहत। आपको इस बात को याद रखना है विद्यार्थियों। तो आप ऐसे सीधा नॉर्मली याद कर सकते, धारा 13 सहमति है, धारा 14 स्वतंत्र सहमति है, धारा 15 आपका उत्पीड़न है, धारा 16 है जो आपका अनुचित प्रभाव है, धारा 17 यानी कपट, 17 कपट मैंने ऐसे याद करके, 8 है, वो 8 है ना, देखो 8 है ना, 8 ऐसे भी लिखा जा सकता है, किधर लियो 8 तो मिथ्या वर्णन, मिसरिप्रेजेंटेशन, और धारा 20, 21, 22 जो है आपके किससे गलती से रिलेटेड है। तो आप ध्यान रख सकते हैं, धारा 15 उत्पीड़न, 16 अनुचित प्रभाव, 17 कपट, 18 मिथ्या वर्णन, 20, 21, 22 जो है आपके धारा जो गलती से है विद्यार्थियों। इस बात का ध्यान रखना, आप जो है इस बात को आपको याद कर लेना है विद्यार्थियों। तो वेद अनुमति के लिए क्या होना जरूरी है, स्वतंत्र सहमति। तो यानी स्वतंत्र सहमति से तात्पर्य है कि सहमति इनमें से नहीं हो, इनमें से किसी आधार पर अगर सहमति ली गई है तो वो स्वतंत्र सहमति नहीं है। यानी कि सहमति है पक्षकार जो है स्वतंत्र रूप से दे, बिना किसी शारीरिक मानसिक दबाव से दे। यानी कि जो सहमति है, सहमति पक्षकार क्या दें, स्वतंत्र रूप से दें, बिना किसी मानसिक शारीरिक दबाव या फिर भ्रम, धोखे, गलती के आधार पर दें। यानी एकदम बिना किसी प्रेशर में उन्होंने सहमति दी है, ना किसी दबाव में दी है, ना किसी को भ्रम में गलती से, ना किसी को धोखे के कारण दी है। तो इस प्रकार से अगर सहमति दी है ना, इस प्रकार से अगर इस प्रकार से दी है, फिर वो सहमति स्वतंत्र सहमति
नहीं मानी जाती है विद्यार्थियों। अगर आपने जो है धोखे किसे लिए है या दबाव के कारण लिए तो इस प्रकार की जो सहमति वो आपके स्वतंत्र सहमति नहीं है। तो यानी कि आपने इनमें से किसी से भी लिए धारा 15 के तहत उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव, कपट, मिथ्या वर्णन, गलती यानी बल प्रयोग द्वारा प्राप्त सहमति ली है। यानी कि उत्पीड़न का मतलब है कि इसको अगर हम लिख सकें ना तो बल प्रयोग द्वारा, यानी कि दबाव, शारीरिक दबाव द्वारा, आपने बल प्रयोग द्वारा, यानी आपने किसी प्रकार से सहमति ली है। इनके तहत धारा 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22 उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव, कपट, मिथ्या वर्णन, गलती के आधार पर, तो वो सहमति क्या नहीं मानी जाएगी? आपकी स्वतंत्र सहमति नहीं मानी जाएगी विद्यार्थियों। वो सहमति क्या है? स्वतंत्र नहीं है, सीधी सी बात है। आप जो है ये लड़का है, सीधी सी बात है, ये लड़की है, ठीक है, ये लड़का है, ये लड़की है, ये लड़का इस लड़की से बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, बेइंतहा अथाह मोहब्बत करता है ये लड़का इस लड़की से। ये लड़का इस लड़की पे जो है मरता है, सीधी सी बात है, वैसे नहीं मरता है ना, प्यार की भाषा में जो मरता है ना वही मरता है ये लड़का इस लड़की पे, इस पे फिदा है ये, और ये इस लड़की से जो है प्रेम करता है, इससे शादी करना चाहता है विद्यार्थियों। बेरोजगार है, तैयारी नहीं कर रहा है, इन चक्रों में पड़ा हुआ है, सीधी सी बात है। मेरे हिसाब से इसको स्कूल में कहता है कि तैयारी करनी चाहिए, लेकिन ये लड़का मानने वाला नहीं है। और ये जो है इस लड़की को जो है, इस लड़की के पिता को, ये जो इस लड़की के पिताजी हैं, भाई ये लड़का है, इस लड़की को कहता है देख ले मेरे से शादी के लिए हाँ कर दे, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा, एक दो थप्पड़ भी लगाता है, मान ले साइन कर दे मेरे यहाँ कागजात पे शादी के, सीधी सी बात। नहीं तो तेरे घर वालों को, तेरे जो बूढ़े पिता है ना, देख ले तेरे पिताजी का साया तेरे ऊपर से उठा दूंगा, धमकी देता है ऐसा, साइन कर दे। या इसको धोखे में रखकर कि नहीं नहीं मैं तो जो है स्कूल में कहता वाणिज्य लगा हुआ हूँ, तो साइन कर दे, शादी के बाद तेरे मज़े हैं, कोई टेंशन नहीं है, खूब वेतन मिलता है, 4800 ग्रेड पे की जॉब है, जबकि खुद तो बेरोजगार बैठा है, लेकिन इसको धोखे में रख करके। या मान लो इसको कहता है कि ये जो साइन कर दे कागजात पे, अपन जो है साथ में मैंने जो है फॉर्चूनर खरीदी है उसका जो है, या प्लॉट खरीदा है उसको तो है तेरे नाम रजिस्ट्री करवा रहा हूँ, और रजिस्ट्री करवा रहा है शादी के कागज पर। यानी भ्रम में रख करके, धोखे के कारण, या फिर मान लो दबाव में, मानसिक दबाव में, शारीरिक दबाव में, इसको कहता है कि तू कागजात पे साइन कर ले, मैं तेरे से प्यार करता हूँ, मेरे से शादी तो करनी ही पड़ेगी तेरे को। तेरे पिताजी को मार देंगे, नहीं तो तेरे जो है भाई को उठा देंगे, कुछ भी कर लेंगे, लेकिन तेरे को जो है शादी तो करनी ही पड़ेगी, मेरे साथ जो है साइन कर दे कागजात पे। अब भाई मान लो ये लड़की सोचती है मेरे पिताजी का साया उठ जाएगा, ये कर लेती है बात पे साइन कर देती है कागजात पे। तो ऐसी सहमति जो है वो स्वतंत्र सहमति नहीं है विद्यार्थियों। यानी स्वतंत्र सहमति का मतलब है जो बिना किसी आपने जो है मानसिक दबाव में, शारीरिक दबाव में, धोखे भरम किसी प्रकार से नहीं दी है। यानी कि ऐसी सहमति जो है आपके धारा 15, 16, 17 जो आपके 18, 20, 21, 22 में, धारा 20, 21, 22 में जो गलती का है ना, धारा 18 में जो मिथ्या वर्णन का है, धारा 17 में जो कपट का है, धारा 16 में जो है आपके अनुचित प्रभाव का, आपके धारा 16 में अनुचित प्रभाव का, धारा 15 में जो आपके उत्पीड़न का है, इनसे अगर प्रभावित होकर के कोई सहमति दी जाती है तो वो सहमति स्वतंत्र सहमति नहीं है। यानी इन बातों से प्रभावित नहीं होनी चाहिए, एकदम बिल्कुल बिना किसी दबाव में। ये खुद लड़की आपसे प्यार करती है और चला करके आकर के कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, मेरी तरफ से पूरी स्वतंत्र सहमति है, मेरे को किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं, तो ऐसी सहमति स्वतंत्र सहमति है। लेकिन आप इसको, इसके जो है कनपट्टी पे बंदूक रख के बोलोगे कागजात पे साइन कर ले, मैं तेरे को भगा के लेके जाऊंगा, करना है तो कर दे, देख ले, तो ये सहमति स्वतंत्र नहीं है विद्यार्थियों। तो समझ गए आप, यानी कि सहमति इन किन्हीं भी तथ्यों से प्रभावित है तो स्वतंत्र सहमति नहीं है। अब विद्यार्थियों बात करें इन धारा 15, 16, 17, 18, यानी मैं इन 4 बातों की बात करूं, उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव, कपट और मिथ्या वर्णन, अगर इनके आधार पर सहमति प्राप्त की गई ना तो वो सहमति है वो व्यर्थनीय है। क्या है?
व्यर्थ नहीं। अब व्यर्थ नहीं क्या होता है, इसके बारे में जो है व्यर्थ नहीं अनुबंध क्या होता है, इसके बारे में जो आपको धारा 2 के अंतर्गत जब मैंने धारा 2 आई पढ़ाया था तो मैं वहाँ आपको बता चुका हूँ। यानी व्यर्थ नहीं का मतलब है जिसे व्यर्थ घोषित किया जा सकता है एक पक्षकार द्वारा, और वो पक्षकार कौन पक्षकार, पीड़ित पक्षकार। यानी पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर उसको क्या किया जा सकता है, व्यर्थ घोषित करवाया जा सकता है। यानी कि इनके तहत अगर उत्पीड़न द्वारा अनुचित प्रभाव कपट मिथ्या वर्णन पर करवाया गया है तो वो क्या होगा, व्यर्थ नहीं होगा। यानी कि ये लड़की जो आपने साइन तो करवा ली, इसको धमकी दे करके तेरे पिताजी को सल्टा देंगे, साइन कर दे, लेकिन अब होगा क्या, इसके पास ऑप्शन है, इसको पता चला कि ये तो वास्तव में बेरोजगार है, तो ये तो क्या करते भाई, नहीं करने शादी रद्द करवा दे, उसका साइन वो नहीं माने, कोर्ट द्वारा उसको परिवर्तित नहीं कर पाए। लेकिन इसको पता चला रहा है यह बंदा नौकरी लग गया, कुछ नहीं, धमकी तो दे रहा था पिताजी को सल्टाने की, अपने किया तो दबाव में ही था, पर ठीक है मंजूर है, अब तो कोई टेंशन है नहीं, 4800 ग्रेड पे की जॉब है, अच्छा खासा वेतन मिल रहा है, सीधी सी बात है। तो ये क्या हो गया, तो इस पर ऑप्शन है। ऑप्शन किसके पास है, इसके पास है, क्योंकि पीड़ित पक्षकार ये है, इसने आपके पिताजी को धमकी नहीं दी कि तू मेरे से शादी कर ले, नहीं तो तेरे पिताजी को सल्टवा देंगे हम, इसने आपने धमकी दी है। अगर इसने धमकी दी होती और आपके साथ ये जबरदस्ती शादी करवा लेती तो आपके पास ऑप्शन होता कि आप उस शादी को रखें या कोई दूसरी ढंगी मिल गई तो उसके साथ कर लें, है ना, वो आपके पास होता। तो पीड़ित पक्षकार को ये विकल्प होता है कि उसे व्यर्थ घोषित करवाए या फिर उसको क्या कर सकता है, पूरा कर सकता है। लेकिन धारा 20, 21, 22 में जो गलती के आधार पर सहमति प्राप्त की गई है तो इस प्रकार का जो ठहराव है वो क्या होता है, व्यर्थ होता है। यानी कि गलती आपके किसके संबंधी हो सकती है, तथ्य संबंधी गलती हो, यानी तथ्य संबंधी, यानी कि विषय वस्तु संबंधी गलती होगी हो, सीधी सी बात है, तथ्य संबंधी गलती होगी। मान लो मैंने कहा कि जो है मैं गाय है, अपनी गाय को 50,000 में बेच रहा हूँ और बाद में पता चला कि मेरे घर पे तो गाय है ही नहीं, मेरे घर पे तो गाय है ही नहीं, यानी कि हाँ जिस चीज़ का अपन ठहराव कर रहे हैं वो चीज़ ही नहीं है, वो विषय वस्तु ही नहीं है। तो इस प्रकार की जो है तथ्य संबंधी गलती हो या राजनियम संबंधी गलती हो, है ना, राजनियम संबंधी गलती, तो इस प्रकार की गलती के कारण कोई ठहराव है तो वो फिर क्या होगा, व्यर्थ होगा, है ना। ठहराव क्या होगा भाई, व्यर्थ होगा। समझ गए आप बात को। यानी कि अगर जो है आपके राजनियम संबंधी गलती, और राजनियम की अगर बात करें तो विदेशी राजनियम संबंधी गलती है ना, विदेशी राजनियम संबंधी यानी किसी दूसरे देश के कानून के संबंध में गलती की है और या तथ्य संबंधी गलती है तो इस प्रकार का ठहराव क्या होगा, व्यर्थ होगा। तो ध्यान रखना, धारा 13 में सहमति का उल्लेख है, धारा 14 में स्वतंत्र सहमति का उल्लेख है, धारा जो 15 है उसमें जो है आपके किसका उल्लेख, उत्पीड़न का उल्लेख है, धारा 16 में अनुचित प्रभाव का है, धारा 17 में कपट का है, धारा 18 में मिथ्यावरण का है, धारा 20, 21, 22 में गलती का उल्लेख है। इस बात का ध्यान रखना, इनके तहत अगर सहमति प्राप्त की है आपने तो आपके स्वतंत्र सहमति नहीं है। और इस बात का ध्यान रखना, जो प्रथम 4 बातें मैंने बताई है, धारा 15, 16, 17, 18 के तहत अगर कोई सहमति है तो इस प्रकार सहमति को व्यर्थ नहीं होती है, यानी पीड़ित पक्षकार को विकल्प होता है। लेकिन धारा 20, 21, 22 के तहत तथ्य संबंधी गलती या विदेशी राजनीति संबंधी गलती से संबंधित अगर कोई ठहराव किया गया है तो वो ठहराव क्या होगा, व्यर्थ होगा विद्यार्थियों। तो विद्यार्थियों ये बात थी आपके स्वतंत्र सहमति संबंधी। तो क्लास तकरीबन मेरे हिसाब से 1 घंटे की हो चुकी है विद्यार्थियों, और बाकी आगे और वेद अनुबंध के लक्षण हैं वो आगामी क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।